स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने कक्षा 10 के 5वें अध्याय का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। तो इस वीडियो में हम ऐसे 6 महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उनके क्या क्या उपयोग हैं और उनके गुण क्या होते हैं और उनका जो साधारण नाम या जो सूत्र है वो पढ़ेंगे और उसका निर्माण हम कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो इसको आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। ये एक जैसे कि अपन इसको दैनिक जीवन में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक साधारण नमक है, जो सफ़ेद श्वेत कलर का जो ठोस पदार्थ है वो हमारा साधारण नमक, उसे हम रासायनिक नाम कहते हैं उसको सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड पहला यौगिक है। इसका सूत्र होता है NaCl, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और इसे साधारण नमक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो साधारण नमक किसे कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। और इसका सूत्र होता है NaCl। तो अगर सूत्र पूछे तो इसका हो जाएगा NaCl, और नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम पूछे तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखिए, ये उदासीन प्रकृति का यौगिक है, क्योंकि यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण होता है। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो NaOH और HCl अम्ल से मिलकर बनता है। तो इससे क्या होता है, एक तो प्रबल अम्ल होता है, एक प्रबल क्षार होते हैं, तो दोनों अपने गुणों को ख़त्म कर देते हैं और जो लवण बनता है वो उदासीन लवण बनता है। तो सोडियम जो क्लोराइड है ये एक लवण है, और कैसा है, ये उदासीन प्रकृति का लवण है, एक उदासीन लवण है। अब उदासीन होगा तो इसकी pH कितनी होगी? 7 होगी। तो इसकी pH है वो 7 होती है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो निर्माण अपन को नमक बनते हुए कई बार अपन देखते हैं कि जो खारे पानी की झीलें होती हैं या जो समुद्री पानी होता है उसमें ये सोडियम क्लोराइड होता है। हालांकि सोडियम क्लोराइड के अलावा उनमें कई तरह की अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं, अन्य क्लोराइड पदार्थ भी होते हैं। तो उनको सफाई करके, उनको साफ़ करके हटा दिया जाता है और फिर सोडियम क्लोराइड है उससे प्राप्त किया जाता है। तो निर्माण कैसे करेंगे? निर्माण हम जो NaCl है उसको व्यापारिक तौर पर यानी बड़े स्तर पर समुद्री जल या जो खारा पानी होता है, जो खारे पानी की झीलें हैं, उनको सुखाकर बनाया जाता है। खारे पानी की झीलों उस पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, और जब वो उसमें वाष्पीकरण होता है तो जल वाष्पीकरण करके वायुमंडल में चला जाता है, और शेष है वो नमक या सोडियम क्लोराइड बच जाता है। इसके साथ अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को साफ़ करके हटा दिया जाता है। अब इसका गुण क्या है? तो हम सोडियम क्लोराइड को हमेशा देखते रहते हैं। तो ये एक ठोस पदार्थ है, श्वेत रंग का पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इसके क्रिस्टल होते हैं। इसको नमक में घोले तो ये अत्यधिक विलेय है। जल में घोलते हैं, नमक को घोलते हैं जल में, तो ये फटाफट विलेय हो जाता है, उसमें घुल जाता है। इसका जो जलीय विलयन है ये अपने आयनों में बट जाएगा। अगर जैसे नमक को आप पानी में घोलोगे, ये सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, यानी अपने दोनों आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है, तो इसके जलीय विलयन में अपने आयन दे देगा। अब महत्वपूर्ण बात है इसके उपयोग। तो इस टॉपिक में आपको याद क्या रखना है? जितने भी यौगिक पढ़ेंगे उसमें एक तो उसका रासायनिक नाम याद रखना है, उसका साधारण नाम और उसका सूत्र, और उसके निर्माण की प्रक्रिया, वो कैसे बनाते हैं हम, और उसके महत्वपूर्ण उपयोग, ये आपको अवश्य याद कर लेने हैं। अब उपयोग में चलते हैं। तो देखो, नमक के क्या क्या उपयोग है। तो हम नमक को भोजन में नमक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। भोजन के अंदर अपन सब्जी बनाने में या अन्य भोजन के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य परिरक्षण के रूप में, खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार। अचार में अपन देखते हैं तो नमक उसमें ज़्यादा मिला होता है। तो ये नमक क्या करता है, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये उस भोज्य पदार्थ को या खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देता है, उसकी सांद्रता को ऊंचा बनाए रखता है, जिससे किसी भी तरह का उसके अंदर कोई रोगाणु नहीं पनपते हैं। तो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खाने के योग्य बनाने का काम ये सोडियम क्लोराइड करता है, अर्थात खाद्य का परिरक्षण करता है सोडियम क्लोराइड। तीसरा इसका उपयोग देखो, हिमीकरण मिश्रण बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण का मतलब होता है बर्फ़ जमाने की, एक साधारण इसका समझो आप बर्फ़ जमाना। जैसे आइसक्रीम में अपन जमाते हैं तो आइसक्रीम के अंदर पानी होता है,
अगर उस आइसक्रीम बनाते समय थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें तो उस द्रव्य का जो बर्फ़ जमने का जो बिंदु है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो जब आइसक्रीम बनाते हैं हम नमक मिला के तो वो बहुत जल्दी पिघलती नहीं है। इसलिए हिमीकरण मिश्रण बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा में इसमें सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं तो उसका जो गलनांक बिंदु है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और बर्फ़ है वो जल्दी पिघलती नहीं है। चौथा इसका उपयोग है कास्टिक सोडा बनाने में। कास्टिक सोडा का सूत्र अगला पढ़ेंगे अपन, NaOH होता है। इस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका निर्माण या दामन सोडा जो कपड़े धोने वाला सोडा है, ये खाने का सोडा है, इनको बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इसके ये महत्वपूर्ण उपयोग हो गए। अब दूसरा अपन यौगिक ले लेते हैं ये कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र NaOH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, एक प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र NaOH होता है। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉस्टिक का मतलब होता है कि ये ज्वलनकारी है, ये दहनकारी है, ये तीक्ष्ण होता है, तेज़ होता है। अगर त्वचा के संपर्क में आता है तो ये त्वचा इससे जैसे जली हुई हो उस तरह से हो जाती है, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तो इस कारण इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये ज्वलनशील या दहन प्रकृति का होता है और नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडा का मतलब ये है कि वहाँ पर सोडियम ज़रूर होगा उस अणु के अंदर। अब इसका निर्माण कैसे करें देखो, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि कास्टिक सोडा, दावन सोडा और खाने का सोडा बनाने में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो नमक जो NaCl है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। मतलब हमने क्या किया, पानी ले लिया, उस पानी में हमने नमक घोल लिया, साधारण नमक, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विक्रिया होगी और कास्टिक सोडा का निर्माण हो जाएगा। देखो ये NaCl है, इसमें पानी ले लिया, अब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम यहाँ के जो आयन होगा ऋणायन हाइड्रोक्सिल आयन उसके साथ क्रिया करके NaOH बना लेगा। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इसमें उत्पन्न होगी जो कि बाहर निकल जाएगी। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा या NaOH प्राप्त होता है। ये है नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होगा, अर्थात कास्टिक सोडा का निर्माण होगा। अब इसके गुण क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद इसके क्रिस्टल बने हुए होते हैं इस तरह से। तो ये एक सफ़ेद चिकना ठोस पदार्थ होता है। ये जल में शीघ्रता से घुल जाता है और प्रबल क्षार है, क्योंकि NaOH है इसलिए प्रबल क्षार है। ये श्वेत रंग का, और जब इस आपके क्रिस्टल इसके हाथ में लोगे तो आपको बहुत चिकने चिकने से लगेंगे, और जल में डालते ही ये बहुत तेज़ी से जल में घुल जाता है। ये एक प्रबल क्षार होता है। अब इसके महत्वपूर्ण बात आती है इसके उपयोग की। तो देखिए इसका उपयोग क्या है। ये चूँकि कास्टिक सोडा है इसलिए ये साबुन बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण उपयोग है कास्टिक सोडा का साबुन बनाने में। इसके अलावा कागज़ उद्योग में, सिल्क उद्योग में, सिल्क का मतलब होता है रेशम, जो रेशम उद्योग होता है, रेशम बनाई जाती है, उसके फाइबर तंतु बनाए जाते हैं रेशम के वस्त्र भी होते हैं, तो उस उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइड के धातु क्रम में, जब हमें कई खनिज पदार्थ हैं बॉक्साइड, उससे धातु प्राप्त करते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में ये भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो गाढ़े काले रंग के होते हैं, तो उनका जब अपन शोधन करते हैं, उनसे पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हैं, तब भी इस कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। वसा और तेल के निर्माण में, जब कृत्रिम रूप से वसा तेल का निर्माण किया जाता है तब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, हमारे जो साइंस की लैब होती है, प्रयोगशाला होती है स्कूलों में, तो उसके अंदर ये बोतल में भरा हुआ रहता है और उसका उपयोग हम कई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रमक के रूप में करते हैं। इसमें कई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है, तब इसको अभिक्रमक के रूप में, यानी अभिक्रमक का मतलब होता है अभिक्रिया को संपन्न कराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसका सूत्र, इसके निर्माण की प्रक्रिया और इसके प्रमुख उपयोग, कम से कम 2 उपयोग तो आपको याद करने ही हैं।
हालांकि इसमें मिलान करने वाला प्रश्न आता है तो आपको एक बार सारे ही उपयोग इसको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण जो यौगिक है उसके अंदर चलते हैं। और तीसरा है देखो विरंजक चूर्ण। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? देखो वी यानी हटाने वाला, रंजक का मतलब होता है रंग। तो ऐसा चूर्ण या ऐसा पाउडर जो रंग को हटा देता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीच करना या ब्लीचिंग करना, तो वो ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कलर को उड़ाने में, कलर को हटाने में काम आता है। इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है CaOCl2, ये याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसमें कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं। तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, जिसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में विरंजक चूर्ण देकर इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से देख के परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए। तो याद रखना है विरंजक चूर्ण को अपन ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? देखो निर्माण कैसे होता है इसका। तो शुष्क बुझा हुआ चूना लेकर उसकी क्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब आप समझिए, जो हमारी जो अपन सफ़ेदी करते हैं, कड़ी करते हैं, उसका जो टोटे आते हैं शुष्क, जिसको अपन पानी में डाल के फिर उसका घोल बनाते हैं सफ़ेदी करने के लिए। तो उसको पानी में डालने से पहले जो शुष्क उसका जो बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र क्या होता है CaOH2, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। मतलब हम क्या ले लेंगे, ऐसे जो शुष्क यानी गर्म किए हुए कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं या जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? अपन को एक पाउडर प्राप्त होगा उसका, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहेंगे। जैसे बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई, तो होगा क्या कि क्लोरीन की इसके साथ क्रिया होगी तो CaOCl2 अर्थात विरंजक चूर्ण बन जाएगा। और ये पानी है उसको हम गर्म करके यहाँ से हटा देंगे, तो ये एक पाउडर बनेगा विरंजक चूर्ण, जो कि कैसे बन रहा है? शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं, तो ये है। तो अब बुझा हुआ चूना कैसे बनता है? बहुत बड़े बड़े इसके पत्थर आते हैं, चूने के पत्थर, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है चूना पत्थर। चूने पत्थर क्या होते हैं? जहाँ पर ये कड़ी बनती है, सफ़ेदी बनती है, तो उस पत्थर के टुकड़े डाल दिए जाते हैं भट्टी के अंदर और इस भट्टी को गर्म किया जाता है। तो ये चूना बुझ गया, अभी शुष्क हो गया, तब इसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अब इसको हम घर पे लाते हैं और पानी में डालते हैं तो सफ़ेदी करने के काम में लेते हैं, तब उसको हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। तो ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसको हम इसकी विक्रिया किससे करवाएंगे? क्लोरीन गैस से करवाएंगे। अब क्लोरीन गैस से करवाएंगे तो यहाँ पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होने वाला है। ये इसका ये तो अपन को देखो, जो इसको गर्म करते हैं ना चूने के पत्थर को, तब हमें प्राप्त होगा CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको देखो पानी के अंदर डालेंगे ना, तब बनेगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको सुखोलेंगे, इसको पानी को हटा देंगे तो ये होगा शुष्क सूखा हुआ बुझा हुआ चूना। इसकी विक्रिया हम क्लोरीन गैस से करवाएंगे। चलिए इसके गुण ले लेते हैं। देखो इसके गुण किस तरह से लेंगे कि एक पीला सा तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। कौन? विरंजक चूर्ण। पीला सा और तेज़ गंध वाला ठोस पदार्थ है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि एक तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ कौन सा है, योग्य कौन सा? विरंजक चूर्ण। अब तीक्ष्ण गंध क्यों देता है? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है।
उसके कारण से तिक्की गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। ये ठंडे पानी में विलेय है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा पदार्थ है जो वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, वो विरंजक चूर्ण है। अब ये कैसे काम करता है, देखो, विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र CaOCl2 होता है, इससे निकली क्लोरीन गैस जल से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन यानी O उत्पन्न करती है। अब ये विरंजक की तरह कैसे काम करती है कि जैसे हम विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु प्राप्त होता है। यही नवजात ऑक्सीजन विरंजन का कार्य करती है, अर्थात रंगीन यौगिक को रंगहीन कर देती है। जो रंगीन कलर्ड यौगिक होते हैं उसका कलर गायब कर देती है। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये कर रही है इसमें ऐसा काम। तो होता क्या है कि जैसे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो गैस बनी है इसने पानी से क्रिया की और HCl बन गया और ये नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हुई। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, उस रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगी और उसके रंग को उड़ा देगी, अर्थात उसको रंगीन पदार्थ में बदल देगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि विरंजक चूर्ण में रंगीन पदार्थ को रंगीन करने में कौन से सब उत्पाद का उपयोग होता है, तो उसमें होता है नवजात ऑक्सीजन का। ये कब होता है कि जब विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस निकलती है वो जल से क्रिया करेगी और क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाएगी। ये नवजात ऑक्सीजन फिर उस पदार्थ के जो कलर पदार्थ है, रंगीन पदार्थ है, उसको रंगीन में बदल देगी। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग देखिए। उपयोग है इसके वस्त्र उद्योग में, क्योंकि वस्त्र उद्योग में कई तरह के कलर का ही इस्तेमाल होता है, रंगों का इस्तेमाल होता है। तो रंग कम ज़्यादा लग जाते हैं तो उसको रंगों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कागज़ उद्योग में बहुत सारे ऐसे कागज़ होते हैं जो कलर वाले होते हैं, लाल पीले कलर, तो उनको विरंजन किया जाता है। तो कागज़ उद्योग में और वस्त्र उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। पेयजल को शुद्ध करने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेयजल को शुद्ध करने का मतलब है इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, और क्लोरीन जो गैस होती है रोगाणुनाशक होती है। इसलिए पेयजल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, ये रोगाणुनाशक होती है। ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। विरंजक चूर्ण होता है प्रयोगशाला में, उसको हम कई अभिक्रियाओं में काम में लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है विरंजक चूर्ण, इसके बारे में आप याद रखिएगा। चौथा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में देखो होता क्या है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं या इसका एक नाम और है मीठा सोडा। मीठा सोडा भी इसको कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, जो Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना या उसको सेकना या गर्म करना। तो इसको मिलाकर हम उस वस्तु को या खाद्य पदार्थ को सेकते हैं, गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो खाद्य पदार्थ है वो फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है और उसके अंदर वो अच्छी एक संरचना में बदल जाएगा। खाद्य पदार्थों में इसे मिलाकर बेकिंग सोडा को मिलाकर गर्म करने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और उनमें छिद्र बन जाते हैं। अब चाहे आप पाव भाजी, डबल रोटी है या कुछ केक ऐसे आते हैं जो इसे फूले हुए रहते हैं, तो उसका कारण यही है कि अब चाहे आप घर पे स्वादिष्ट पकोड़े बना लो तो उसके अंदर अपन थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो वो फूल जाते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वो उनको फुला देती है। तो प्रश्न यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि कौन से पदार्थ को खाद्य पदार्थों में मिलाने पर, एक पदार्थ को मिलाया गया है जिससे कौन सी गैस निकली जिससे वो फूल जाते हैं। तो कौन से पदार्थ को मिलाते हैं अपन, बेकिंग सोडा को मिलाते हैं और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इससे क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं और स्वादिष्ट बन जाते हैं। चाहे वो पकौड़े हो, चाहे वो आपकी ये पाव भाजी हो, चाहे अन्य कोई खाद्य पदार्थ हो, उसमें कई इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, देखो, तो निर्माण होता है दो तरीके से, एक तो सोडियम क्लोराइड के द्वारा और सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम क्लोराइड से कैसा होगा, नमक के जलीय विलयन में
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। नमक का घोल ले लिया हमने, पानी ले लिया, उसमें नमक मिला लिया। अब उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर बन जाएगा आपका ये मीठा सोडा बन जाएगा। अर्थात सोडियम क्लोराइड जल में घोल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अमोनिया गैस उस ले ली, ये इसमें प्रवाहित करा दिया तो देखो NaHCO3 बन गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो हमारे जो मुख्य यौगिक है वो हमारा ये मीठा सोडा है NaHCO3। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं इसको। दूसरी प्रक्रिया क्या है, सोडियम कार्बोनेट से बना सकते हैं। Na2CO3 के यौगिक है, इससे भी अपन बना सकते हैं। तो Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, केवल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है तो जलीय विलयन ले लिया, पानी ले लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो NaHCO3 बन जाता है। अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जल ले लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की तो ये मीठा सोडा अर्थात बेकिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। ये बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। तो दो तरीके हैं, नमक के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। तो इसमें तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस दोनों प्रवाहित करेंगे, तब जाके मीठा सोडा बन जाता है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण उपयोग। अब पहले इसके गुण ले लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए गुण इसके, ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। मीठा सोडा आपने सबने देखा है, ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में घोलने पर क्षारीय विलयन बनाता है। क्षारीय विलयन क्यों बनाएगा, क्योंकि ये एक लवण है जो प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल से बना होता है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जब बनते हैं तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा। कैसा बनेगा, क्षारीय प्रकृति का। तो इसमें देखो ये है, इसे गर्म करने पर CO2 गैस बनती है। हमने पहले कहा था कि जैसे ये मीठा सोडा हमने ले लिया, इसको गर्म करेंगे, सेकेंगे तो Na2CO3 में बदल जाएगा, पानी है वो उड़ जाएगा और इसमें गैस बनेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस है वो उसमें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। तो आप मीठे सोडे में अगर नींबू का रस भी डालोगे तो उसमें बुदबुदाहट के साथ आपको एक गैस बाहर की तरफ जाएगी और बुदबुदाहट होगी या आराम से आपको दिखाई देगा, तो उसमें CO2 गैस निकलेगी। अगर आप इसके ऊपर जलती हुई तिल्ली लेके जाओगे तो वो तिल्ली फटाफट बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देती है। अब इसके उपयोग देखो, महत्वपूर्ण उपयोग। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें ये पाउडर मिलाया जाता है जिससे वो फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है। दूसरा है सोडा वाटर बनाने में, कई तरीके से सोडा वाटर होते हैं जिसके अंदर ये मिलाया जाता है, तो इसमें भी इसका उपयोग होता है। एक महत्वपूर्ण उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में। जब पेट की अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो एंटासिड के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंटासिड के रूप में, तो अगर पेट की एसिडिटी है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा मीठा सोडा हम ले सकते हैं, तो उससे हमारी पेट में जो अम्लता है वो उदासीन हो जाती है। तो इसको एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। मंद पूर्तिरोधी मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर आप मान लीजिए कोई मधुमक्खी या चींटी ने डंक मारा है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल छोड़ दिया त्वचा में, तो उसको उस जगह पर हम मीठे सोडे को लगा सकते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए दर्द और जलन से राहत मिल जाती है। तो पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में भी मीठा सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मधुमक्खी ने डंक मार लिया तो उस डंक की जगह आप मीठा सोडा लगा सकते हो, तो वहाँ पर जो अम्ल है वो उसको ये उदासीन कर देगा। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र होते हैं आग को बुझाने वाले यंत्र। तो इसमें अपन कई देखते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल, स्कूल में या गाड़ियों के अंदर लाल रंग का एक बॉक्स आता है। उस लाल रंग के बॉक्स के अंदर ये मीठा सोडा भरा होता है, उसमें एक नली होती है। जब इसको हम चलाते हैं तो यहाँ पर CO2 गैस निकलती है। तो ये पेट्रोल पंप पर हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। ये अग्निशामक यंत्र होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। तो इस CO2 गैस जब इसमें बनती है तो इस CO2 गैस से हम आग को बुझाने का काम करते हैं। प्रयोगशाला में विक्रम के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। और दावन सोडा बनाने में, दावन सोडा का मतलब है कपड़े धोने वाला सोडा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है।
तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण उपयोग है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो लास्ट सेकंड लास्ट देखते हैं अपन धावन सोडा। धावन सोडे का मतलब है कपड़े धोने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। तो इसका सूत्र होता है देखो Na2CO3 और 10H2O, ये इसका पूर्ण सूत्र है। धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, ये भी याद रखिएगा आपका। तो इसका सूत्र हो गया धावन सोडे का। धावन सोडे को अपन क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, ये वॉशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा, क्योंकि इससे कपड़े धोए जाते थे, कपड़े धोने में ये काम आता है, इसलिए कपड़े धोने का सोडा कह रहे हैं। इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और इसके जो क्रिस्टलन, ये जो इसके क्रिस्टल होते हैं उसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं। क्रिस्टल जल के अणु कितने होते हैं इसमें, जल, ये भी याद रखिएगा, 10 क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं धावन सोडा के अंतर्गत। इसका सूत्र हो गया Na2CO3 10H2O। इसका निर्माण कैसे होता है देखो, तो निर्माण की प्रक्रिया ये है कि अगर बेकिंग पाउडर है हमारे पास, बेकिंग सोडा है NaHCO3, उसको गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धावन सोडा प्राप्त होता है। जैसे NaHCO3 मीठा सोडा ले लिया, इसको गर्म किया हमने तो Na2CO3 बन गया, जल है उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चली गई। अब इसका पुनः अपन क्रिस्टलीकरण करेंगे, थोड़ा इसको और गर्म करेंगे तो होगा क्या कि इसमें 10 जल के अणु बच जाते हैं, अर्थात Na2CO3 10H2O, 10 जल के अणु इसके अंदर रह जाते हैं, तब इसे हम कहेंगे धावन सोडा, तब इसको हम कह देंगे धावन सोडा। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, 10 जल के अणु होते हैं। इसका गुण देखिए, गुण क्या क्या है, ये एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, जल में घुल जाता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होगा क्योंकि ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना होता है। इसको गर्म करने पर क्रिस्टलन जल के अणु त्याग कर सोडा एस बनता है। अगर हम Na2CO3 10H2O को गर्म करेंगे तो 10 के जल के अणु भी निकल जाएंगे, तब जो बचेगा वो बचेगा सोडा एस। ये भी एक तरह का धावन सोडा ही है, लेकिन ये बिल्कुल शुष्क है। जैसे Na2CO3 10H2O, इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो 10 के जल के अणु बाहर निकल गए, तो इसको अपन कहेंगे सोडा एस। हालांकि ये भी धावन सोडा है, लेकिन उसका शुष्क रूप है, इसमें जल के अणु नहीं है। जैसे इसको अपन खुला छोड़ते हैं, इसलिए 10 के जल के अणु को अटैच कर लेता है और एक धावन सोडा का निर्माण करता है। इसका उपयोग देखिए, उपयोग है कपड़ों की धुलाई और सफाई में धावन सोडा का इस्तेमाल होता है। NaOH, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अपमार्जक के रूप में, ये इम्पोर्टेंट है, अपमार्जक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अपमार्जक का मतलब है डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होते हैं जिससे अपन कपड़े धोते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। कागज वस्त्र उद्योग में पेंट, जो पेंट उद्योग है कलर वाले, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा धावन सोडा। तो इसका सूत्र, इसका निर्माण और इसके प्रमुख उपयोग आपको याद करने हैं। और लास्ट ले लेते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही महत्वपूर्ण। अंतिम में जो यौगिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर का मतलब होता है एक परत बनाना, प्लास्टर करना, और पेरिस का मतलब है फ्रांस की राजधानी। तो सबसे पहले ये पेरिस में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका सूत्र देखिए, CaSO4 और 1/2H2, मतलब इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और उसके साथ आधा अणु जल का होता है। तो ये जो सूत्र है ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो POP हम अपन कई बार छत पे करवाते हैं, तो भवन निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, और इसमें आधा जल का अणु है, तो इसका हम कह देंगे कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध यानी आधा, हाइड्रेट यानी जल, तो आधा जल का अणु है इसमें। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट कौन होता है, वो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया यहाँ पे। अब देखिए, इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ
पेरिस कहते हैं अर्थात पीओपी कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है पीओपी का पूरा नाम बताइए, इसको पेरिस क्यों कहते हैं? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसका क्या नाम है रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, आधा अणु जल का होता है इसके पास। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण क्या होता है? एक जिप्सम, एक जो कि मृदा से निकलता है जिप्सम। तो पीओपी जिप्सम को गर्म करने पर ही बनाया जाता है। जिप्सम है जिसका सूत्र अपन देखेंगे, देखो जिप्सम है उसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसमें 2 जल के अणु हैं, तो इसमें जब 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो आधा अणु जल का बचेगा। तो आधा अणु जल का बच जाएगा तो उसे हम पीओपी कह देंगे। तो जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O, इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो पीओपी बनता है। तो आपको इतना याद रख लेना है, जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि पूरे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। तो इसी तापक्रम तक गर्म करेंगे ना 393 केल्विन तक, तो इसमें 1.5 अणु तो बाहर निकल जाएंगे और आधे अणु जल का शेष बच जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 2 अणु जिप्सम के ले लिए CaSO4 2H2O, दो अणु ले लिए इसके 393 पर केल्विन पर हमने इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये CaSO4 और आधा अणु H2O का बन रहा है, तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पर पीओपी प्राप्त हो रहा है और बाकी 3 जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 आधा H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अब यदि इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? यदि पीओपी को और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। मृत तापित का मतलब है केवल और केवल ये प्लास्टर प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो इसको और अधिक गर्म करेंगे तो इसके आधा अणु जो जल का है वो भी बाहर निकल जाएगा, तब पीओपी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके गुण देखिए, पीओपी सफ़ेद रंग का ठोस चिकना पदार्थ होता है, बहुत ही चिकना पदार्थ होता है कि अगर हम इसको छुएं तो, जैसे अपन प्लास्टर करते हैं हड्डियों पर तो ये इसी का होगा। इसमें जल मिलाने पर पुनः ठोस और कठोर होकर जम जाता है। क्यों जम जाएगा? क्योंकि वापस जिप्सम बन जाता है। अगर इसमें पुनः अपन पानी मिला दें पीओपी में तो ये पुनः ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे छत का निर्माण पर अपन पीओपी करवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करवाते हैं, तो उसमें पानी मिलाते हैं तो तुरंत उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है और कुछ समय में वो डिज़ाइन जम जाती है। तो जैसे ये है कैल्शियम सल्फेट है, इसमें आधा अणु H2O का है, हमने ये पीओपी ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, पानी मिलाते ही क्या बन गया? वापस जिप्सम बन गया। और जिप्सम क्या होता है? ये कठोर और वापस ठोस हो जाता है। इसका उपयोग देखिए, तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर को छुड़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, इससे पट्टियाँ आती है गोल गोल राउंड की हुई, उस पट्टियों में ये पीओपी भरा होता है और उस पट्टी को पानी में डुबोकर तुरंत जहाँ पर हड्डी टूटी हुई है उस जगह के चारों ओर लपेट दिया जाता है और कुछ ही समय में वो सूख जाता है और वहाँ पर एक प्लास्टर बन जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए ताकि वो सीधी जुड़ जाएं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। भवन निर्माण में, जैसा अभी कहा कि भवन निर्माण में, छत के निर्माण में, डिज़ाइन बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। दंत चिकित्सा में कि जो दांत होता है उस दांत के अंदर कोई किसी का खड्डा हो गया तो इस खड्डे में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है इसको भरने में। तो दंत चिकित्सा में भी या कृत्रिम दांत बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई सारी मूर्तियाँ होती है, खिलौने होते हैं और अन्य कोई सजावटी सामान होते हैं, जैसे गमले होते हैं, तो उनको बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। और अग्निसह पदार्थ के रूप में देखो, अग्निसह का मतलब ये अग्नि को सहन कर सकता है, ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो अग्नि को सहन कर सकता है। तो ऐसे पदार्थ भी हम यहाँ से, या ऐसी वस्तुएं, ऐसे बर्तन भी बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो ये महत्वपूर्ण 6 यौगिक है जो हमने पढ़ लिए हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसका सूत्र याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है, इसके निर्माण की प्रक्रिया याद रखनी है और इसके कम से कम 2 उपयोग तो आपको याद ही रखने हैं। तो देखो अब किस तरह का प्रश्न आता है इसमें से। तो जैसे एक प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ कि निम्नलिखित यौगिकों का सूत्र, निर्माण की विधि और 2 उपयोग लिखिए। तो जैसे आपको दे दिया कास्टिक सोडा, दे दिया दावन सोडा, दे दिया विरंजक चूर्ण, दे दिया
पीओपी दे दिया या बेकिंग सोडा दे दिया, तो आपको इनका सभी का सूत्र याद रखना है, निर्माण की एक विधि का नाम याद रखना है और दो दो उपयोग तो याद रखना ही है। तो इस तरह का या तो प्रश्न आता है या आता है सुमेल या मिलान करने वाला प्रश्न। जैसे ये एक मिलान करने वाला प्रश्न है कि आपको 2 कॉलम दे दिए, उदासीन लवण, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, दावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक साइड में आपको इनके सारे के सूत्र दे दिए। तो आपको क्या करना है, इसे प्रश्न हल करने के लिए आपको इस तरह से लाइन से नहीं मिलाना है, आपको उसके सामने पहले कॉलम के सामने बराबर का चिन्ह लगा के सही उत्तर को सामने लिखना है। जैसे उदासीन लवण कौन है, तो उदासीन लवण अब जब हम छाटेंगे तो अपन नमक को उदासीन लवण कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा FNaCl। दूसरा कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा को अपन NaOH कहते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा ENaOH। इस तरह से आप लिखोगे इसमें उत्तर में। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका सूत्र हो जाएगा ACaOCl2। दावन सोडे का सूत्र हमने पढ़ा था अभी, धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, तो दावन सोडे का सूत्र हो गया CNa2CO3 10H2O। बेकिंग सोडे का सूत्र पढ़ा था हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका सही उत्तर हो गया DNaHCO3। और लास्ट में था पीओपी, तो पीओपी का सूत्र अभी हमने पढ़ा है, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु होता है अर्थात अर्धा हाइड्रेट होता है, तो ये इसका बी इसका सही आंसर हो गया। तो इसका उत्तर करने के लिए आप क्या करोगे, मिलान करने वाला का प्रश्न फर्स्ट कॉलम को आप लिख लोगे, उसके सामने बराबर का चिन्ह लगाओगे और फिर सही उत्तर को उसके सामने आप लिखोगे। इस तरह से लाइन से नहीं मिलाना है, वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका आपको यही है, इससे आपके अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दूसरा जैसे कॉलम क्या किस तरह से का प्रश्न आ सकता है, जैसे ये प्रश्न है सोडियम क्लोराइड दे दिया, बेकिंग सोडा दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, विरंजक चूर्ण दे दिया, दावन सोडा दे दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दिया, और एक साइड में उनके आपके उपयोग दे दिए। क्या दे दिए, उपयोग दे दिया, और आपको उसका उपयोग छांटना है कि इसका मेन उपयोग किसका था। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो हम इसको देखेंगे तो पेट्रोलियम का संशोधन, अग्निशय पदार्थ, पेयजल का शुद्धिकरण, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। तो हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है वो हिमीकरण मिश्रण बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हिमीकरण मिश्रण बनाने पर डी हो गया। बेकिंग सोडे का सही उत्तर क्या होगा, बेकिंग सोडे को अपन इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अपन पढ़ेंगे तो सर इसमें ये इसका सही आंसर है एंटासिड के रूप में, तो इसका सही आंसर हो गया ई एंटासिड के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपन पेट्रोलियम के संशोधन में, तो इसका सही आंसर हो जाता है ए। विरंजक चूर्ण, जिसको रंग उड़ाने में भी इसका इस्तेमाल करेंगे या जल के शुद्धिकरण में भी काम में लेंगे, तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हो जाता है पेयजल के शुद्धिकरण में, सी पेयजल का शुद्धिकरण, क्योंकि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस निकलती है। दावन सोडे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, धोने में या सफाई में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ों की धुलाई या सफाई में, इसका आंसर हो जाएगा एफ। और प्लास्टर और पेरिस का इस्तेमाल क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, तो इनमें अपन देख लेंगे। अग्निशय पदार्थ, ये कठोर होता है तो अग्नि को भी सहन करने वाला पदार्थ बना सकते हैं, तो ये हो गया इसका सही आंसर बी। तो इस तरह का मिलान करने वाले प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको आप याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो साबुन और अपमार्जक इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे।